ये जो स्प्रिंग चैप्टर है, खैर हम लोग स्प्रिंग से शुरू करेंगे लेकिन आगे चल के देखेंगे। दिस इज व्हाट इज ए नेचर ऑफ एवरीथिंग, दैट नेचर इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो जो बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, जो नहीं करता उसको प्लास्टिक कहते हैं। इलास्टिक मतलब कोई एक बॉडी को अगर डिफॉर्म करने के बाद, चाहे आप उसको ट्विस्ट करो, लंबा करो, छोटा करो, स्क्वीज करो, एक्सपांड करो, कुछ भी करो, छोड़ने के बाद अगर फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो हम उसको कहेंगे इलास्टिक मटेरियल। नहीं आता है, खींच के लंबा करो, स्क्वीज करो, कुछ करो, जहां छोड़ दिए वैसे ही रह जाता है, मोड़ के छोड़ दिया टेढ़ा रह गया, इसे कीजिए प्लास्टिक मटेरियल। मोड़ने से, तोड़ने से, कुछ भी करने से उसका शेप ही नहीं बदलता है तो इसको कहेंगे रिजिड मटेरियल। ठीक है, एक हुआ रिजिड, एक हुआ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हुआ इलास्टिक और प्लास्टिक। तो वो चैप्टर में एक बड़ा चैप्टर है वो इलास्टिसिटी ऑफ मैटर, ऐसा करके एक चैप्टर आएगा। उसको पढ़ने के लिए पहले हमें बैकग्राउंड में स्प्रिंग वाला चीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। स्प्रिंग तो आप देखे होंगे, है ना। कोई स्प्रिंग को जब आप दोनों हाथ से पकड़ के इसे खींचते हो, एक हाथ से फिक्स कर दिए, दूसरे हाथ से खींचते हो, तो आप देखोगे ये आपको वापस खींच रहा है। कंप्रेस करोगे वापस ढकेल रहा है, कुछ नहीं करोगे एक पर्टिकुलर लेंथ बन के रह जाएगा। दैट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट रिलैक्स्ड पोजीशन व्हेन देयर इज नो डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। We shall quote all important points. The relaxed length of a spring is called natural length. Natural length. अब जब हम कोई स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है उससे ज्यादा उसको लंबा करने की कोशिश करेंगे और छोड़ देंगे, फिर से वापस आ जाएगा अपना पोजीशन पे। कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे, फिर से वापस आ जाएगा अपना ओरिजिनल लेंथ पे। मतलब इट ऑलवेज ट्राइज टू एक्वायर, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। ट्राइज। अब कामयाब होगा नहीं होगा डिपेंड करता है कौन इसको कंप्रेस करा। अगर कोई ताकतवर आदमी इसको कंप्रेस करके रखेगा तो वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, छोटा सा फोर्स देके कंप्रेस करने की कोशिश करोगे आपको ढकेल के वापस ले लेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे एलंगेट करे या कंप्रेस करे, उसमें एक फोर्स डेवलप होता है। क्या करने के लिए? टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। सो पहला चीज हुआ कि whenever a spring is deformed from its natural length, it develops a restoring force, which tends to bring it to its natural length। आपको कुछ नहीं लिखना है, खाली देखना है। Because you are getting exposed to such a thing here for the first time, तो there should be absolute clarity। क्योंकि स्प्रिंग के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बड़े तगड़े होते हैं। आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। आपको अभी तक मालूम नहीं है स्प्रिंग में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सोच रहे होंगे छोटे मोटे जो बुक में दिया है, तो बड़े तगड़े क्वेश्चंस होते हैं। आपको फंडामेंटल क्लैरिटी होना चाहिए। Whenever a spring is deformed from its natural length, it develops a restoring force which tends to bring it to its
its natural length. ठीक है, सपोजिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्प्रिंग है और मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है। सपोज दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग L। सेकेंड केस में सेम स्प्रिंग को सेम ब्लॉक के सहारे मैं क्या किया हूं, कुछ दूर इसको खींच लिया हूं। I have pulled to this position on the floor. Now spring is elongated by what amount? Say it is x. थर्ड केस में मैं क्या किया हूं कि सेम स्प्रिंग है लेकिन ब्लॉक को थोड़ा पीछे की तरफ ढकेल दिया हूं, मतलब होना चाहिए नेचुरल लेंथ ये, इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, इसमें थोड़ा जबरदस्ती कंप्रेस कर दिया था। व्हाट विल ऑब्जर्व, इस केस में ब्लॉक को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा रेस्ट में, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इस केस में जैसे आप छोड़ दोगे यू विल सी द स्प्रिंग विल पुल इट बैक, स्प्रिंग इसको वापस खींच के ले आने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। जब इसको इधर लेके छोड़ दिए, स्प्रिंग इसको वापस ढकेल के लेने की कोशिश करेगा, दैट विल कॉल एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि अब इसको यहां से कंप्रेस करके छोड़ दोगे वापस चले जाएगा, इसको लंबा करके छोड़ दिए वापस आ जाएगा, मतलब इट इज डेवलपिंग ए फोर्स। दैट फोर्स क्या कोशिश कर रहा है, इसको वापस लाने के लिए किधर, नेचुरल लेंथ की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अब कामयाब होगा नहीं होगा अलग बात है, बट उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होता है। जैसे आप जब क्लास में बैठे रहते हो स्कूल में, टेंडेंसी क्या रहता है, कैसे टीचर चले जाए थोड़ा मस्ती कर ले बाहर। अब कामयाब होते हो नहीं होते हो वो दूसरी चीज है, लेकिन टेंडेंसी क्या रहता है, कैसे थोड़ा निकले, नहीं कैसे टीचर बोल दे आज इतना खत्म। कोई बच्चे को पूछा गया तुमको क्लास में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बोला कि टीचर जो बोलते हैं आज इतना है, नेक्स्ट क्लास, ये सबसे अच्छा लगता है ना, ऐसा है। तो अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स तो एक बेटर है, ये फोर्स देखो ये एक्स का अपोजिट हुआ, एलोंगेट किए तो फोर्स ऐसा हुआ, कंप्रेस किए फोर्स ऐसा हुआ, द फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स। नॉट ओनली दैट, अगर इसको हम ज्यादा खींचेंगे तो ये फोर्स ज्यादा जोर से वापस खींचेगा, ज्यादा कंप्रेस करेंगे ज्यादा जोर से वापस ढकेलेगा, अगर थोड़ा सा खींचेंगे फोर्स धीरे से खींचेगा। मान लो कि स्प्रिंग को आप 20 सेंटीमीटर खींचे हो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर खींचे हो थोड़ा सा फोर्स पकड़ लगाने से भी रुक जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग धीरे से वापस खींच रहा है। कहने का मतलब हुआ ये स्प्रिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट ओनली ऑपोजिट टू एक्स, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स the restoring force A is proportional to end, proportional to end, opposite to the deformation, proportional to and opposite to the deformation। क्या बोल रहा है, proportional to and opposite to the deformation। if x is elongation or compression from natural length, तो एक से वेक्टर हुआ, F is restoring force, then जो F वेक्टर है it is proportional to x, opposite to x, माइनस साइन says
x का डायरेक्शन जो होगा f का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, माइनस x का भी मैग्नीट्यूड ऑफ x की बराबर है। इसका मतलब हुआ F इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, F is proportional to x and we write F is equal to Kx. F is equal to Kx. What is K? K is constant of proportionality. किसके ऊपर कौन डिसाइड करता है? Depends on make and material of spring। मतलब कैसे बनाया गया? छोटे छोटे लूप्स बन के बनाया गया कि बड़ा बड़ा बना के गया? मोटा वायर से बनाया गया कि पतला वायर से बनाया गया? कॉपर का बनाया गया कि एल्युमिनियम का बनाया गया? मेक एंड मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, इट इज more for hard springs। कोई स्प्रिंग को हार्ड स्प्रिंग कब कहेंगे? ठीक है, कब कहेंगे? जब उसका के ज्यादा है। इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ी देर में फिर से डिस्कशन कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट हो गया F by x, K हो गया F by x, मतलब न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर, ऐसे करके रहता है, ठीक है। इसको अदरवाइज कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, और यूसे कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हो। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये टाइप ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, नेचर ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल के ऊपर, उसका कैसे बनावट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 5, ठीक है सर। तो क्या देखें हम लोग? कोई स्प्रिंग को अगर जोर से खींचने से थोड़ा सा लंबा होता है तो हम कहेंगे ये हार्ड स्प्रिंग है, बहुत हार्ड है। जोर से खींचो थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब मोर F लेस x, F by x will be more। सो हार्ड स्प्रिंग के लिए K ज्यादा होता है। थोड़ा सा खींचो फटाक से लंबा हो जाता है, आसानी से लंबा हो जाता है, मतलब स्मॉल f लार्ज x। K का वैल्यू क्या था? F by x। K का वैल्यू क्या था? F by x। तो ऑब्वियसली आप कहोगे ये लाइट स्प्रिंग है और सॉफ्ट स्प्रिंग है। वही को इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूं, K is F by x which is more for hard spring and less for soft springs। Also it depends upon the natural length। सेम स्प्रिंग का अब दो पार्ट लो, एक इतना बड़ा पार्ट लो और एक इतना बड़ा पार्ट लो। बड़ा वाला पार्ट को 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचोगे, छोटा वाला पार्ट को 10 न्यूटन लगा के खींचोगे, किसमें ज्यादा एलोंगेशन होगा? बड़ा वाले में एलोंगेशन होगा। सो F being same, x is more for the बड़ा वाला स्प्रिंग। F being same, x जिसका ज्यादा होगा उसका K कम हुआ, मतलब बड़ा वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, छोटा वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि सेम टेस्ट 10 न्यूटन लगाने से थोड़ा सा खुलता है कि नहीं? तो आप देखोगे कि इसमें जो हम लिखे हैं क्या कि the spring constant depends on length of the spring, more is the natural length, less is the spring constant। ठीक है, जितने ज्यादा होगा नेचुरल लेंथ उतने कम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आपको इतने सारा चीज समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये दोनों चुंदू पुंदू क्वेश्चन को कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से इसमें क्या दिमाग लगाना है। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग ये छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है पूरा करना, तो मैं पूरा कर रहा हूं। टू कवर वन एंड ऑल, सॉल्यूशन नंबर 1 दिया है। When a spring was stretched by 10 centimeter means when x is
10 सेंटीमीटर। It develops a restoring force, मतलब force is 90 Newton. Bit number 1. Find spring constant. Spring constant is given by F by x because F is equal to kx. तो ये हो गया कितना? ये हो गया 90 by 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर। When it is compressed by 6 centimeter, again when x is equal to 6 centimeter, आप जानते हो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। K is already found, कंप्रेशन या एक्सपेंशन करने से, कंप्रेशन या एक्सपेंशन करने से स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलता है। आप बोलोगे सर क्या बात है, मिटा दिए उसके बाद उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। पहले तो बोले थे कि लंबा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, छोटा का ज्यादा होता है। कहीं बोल रहे कि लंबा करने से नहीं बदलता है। अरे नहीं बदलता है, मैं क्या बोल रहा था, when the it depends on the natural length, नेचुरल लेंथ ज्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, नेचुरल लेंथ कम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देने से स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लेंथ नॉट ऑन द स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड लेंथ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहा, जो था वही रहा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वही रहा, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट था 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर। So what do you find 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो क्या होगा फोर्स, अब तो फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, F इक्वल टू kx 9 into 6, तो 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, मिल गया 54 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, प्लॉट द वेरिएशन। अगर हम प्लॉट करेंगे वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स विद द डिफॉर्मेशन, जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ना एलंगेशन ना कंप्रेशन, तब तो कहोगे स्प्रिंग में कोई फोर्स भी नहीं। अब x बढ़ाते गए फोर्स भी बढ़ते गया, और कैसा रिलेशन है, F is equal to kx, ये एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है। मतलब जब हुआ x1 तब करेस्पॉन्डिंग फोर्स हुआ F1, जब ये x हुआ x2 ये करेस्पॉन्डिंग फोर्स हुआ F2, है कि नहीं। तो जब एलंगेशन x1 था तो स्प्रिंग फोर्स K1 था, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, इट इज F1 by x1। जब ये एलंगेशन x2 था, x क्या है, x इज एलंगेशन, एलंगेशन x2 था, स्प्रिंग फोर्स F2 था, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, F2 by x2। So what you find, spring constant is given by F1 by x1, F2 by x2, नहीं? अच्छा, तो what does the slope represent? ये देखो तो slope मतलब tan theta। What is the tan theta? Here the slope is tan theta, and what is that? F1 by x1, and that is equal to F1 by x1 or spring constant K. So the slope of F versus x diagram represents the spring constant। ठीक है, क्या दिया है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, बोला नेचुरल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एलोंगेटेड लेंथ है 60 सेंटीमीटर। सो एलोंगेशन equal to stretched length minus natural length, that is x is equal to 60 minus 50 is equal to 10 centimeter। F स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना है, सोचने वाली चीज ये हुआ कि ये 4 kg का ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है, क्यों गिरेगा, अरे उसका ग्रेविटी खींच रहा है भाई, तो गिर क्यों नहीं रहा है, स्प्रिंग मस्ट बी पुलिंग इट विद ए फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो आप क्या कहोगे, इट इज इक्वल टू 4g, तो
दिखा दिए। क्या ये ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, 4G नीचे की तरफ आ रहा है, ये रेस्ट में, so it is 40 Newton. So when X is given, what is spring constant? You will say spring constant is F by S. 40 by 10 is 4 Newton per centimeter. Spring constant of the spring is 4 Newton per centimeter. समझ में आया कि नहीं आया? इजी है, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, आगे चल के तो ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगे। Now we go for the next question number 4. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सबको समझ में आया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखना चाहते हैं, तो 3 को आप मिटा देते हैं, यहां से 3 को मिटा दिए, 3 को मिटा दिए, 4 का सॉल्यूशन को यहां पे करता हूं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 5 kg का ब्लॉक है। हियर स्प्रिंग फोर्स क्या है भाई? स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये ब्लॉक तो 5 kg का है, उसका ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा होगा, नीचे क्यों नहीं आया है? स्प्रिंग मस्ट बी ढकेलिंग दिस वन। ये ढकेलिंग स्प्रिंग फोर्स कितना है? ढकेल रहा है कितना, जो से पुशिंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। ये 5 kg अगर इक्विलिब्रियम में है, ये 5 kg अगर इक्विलिब्रियम में है, तो स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी 50 न्यूटन। और K दिया गया है, K दिया गया है 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर। मतलब यहां पर स्प्रिंग में ये स्प्रिंग को जो फोर्स है वो कंप्रेस किया है कि एलोंगेट किया है? कंप्रेस हो गया है। कितना कंप्रेस हो गया है? X इज कंप्रेशन, कितना है? F by X, मतलब 50 by 25 is 2 सेंटीमीटर। तो ये हाल में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया 2 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ क्या होगा? कंप्रेस नहीं होगा तो जो लेंथ होगा वो नेचुरल लेंथ होगा। तो नेचुरल लेंथ is equal to compressed length plus compression। compressed length कितना है? 4, compression कितना हुआ है? 2, तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। The natural length is 6 सेंटीमीटर। इजी है समझने में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। K1 is greater than K2 दिया है, और दो स्प्रिंग को लगा के इसे सजाएं, एक बार को झुलाएं। कौन सा फिगर करेक्ट? K1 is greater than K2 मतलब K1 is a hard spring। हार्ड स्प्रिंग मतलब जोर से खींचो, थोड़ा सा लंबा होता है। K2 is a short spring, जब झुलाएंगे ये जो बार झूल रहा है इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों को बराबर खींचेगा। K2 को जोर से खींचेगा, K2 को जितना जोर से खींचेगा K1 को उतने जोर से खींचेगा। तो K2 लाइट स्प्रिंग है तो ज्यादा खुल जाएगा, K1 कम खुल जाएगा। आंसर हुआ टन टन टन, आंसर हुआ सी। बढ़िया है, मस्त। अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम लोग कर लिए, मतलब अगला क्वेश्चन तो दमदार होने वाला है। ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग के ऊपर 2 kg बैठा दिए, सेम स्प्रिंग से 2 kg झुला दिए। पूछा है बताओ व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। ओह ऐसा है क्या? ठीक है, let L is natural length, natural length, और K is spring constant। ऐसा फर्स्ट केस में ये स्प्रिंग दब गया है। कितना दब गया है? F by K। तो जो एक्चुअल लेंथ है वो नेचुरल लेंथ से कम है कि ज्यादा है?
कम है भाई, दब गया है। तो L माइनस कितना दब गया है, F बाई के। इसे लिखते हैं फर्स्ट केस में F है 20 न्यूटन। F मतलब, अरे F मतलब स्प्रिंग फोर्स। ये अब 2 kg इधर बैठा हुआ है, क्यों गिर नहीं रहा है, स्प्रिंग पुश कर रहा होगा कोई फोर्स में, 2 kg को बैलेंस करके रखा है, तो F मस्ट बी 20 न्यूटन। हाँ, तो F इज 20 न्यूटन। और आप कहोगे कंप्रेशन कितना है, F बाई के, दैट इज 20 बाई के। तो अब हम कहेंगे L माइनस 20 बाई के, नेचुरल लेंथ L है, दब गया है 20 बाई के, इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड केस, क्या फोर्स में स्प्रिंग खींच रहा है, अरे वही 20 न्यूटन। एक तो अभी भी 20 ही है, तो अब एलोंगेशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है, एलोंगेशन कितना, F बाई के मतलब 20 बाई के, मतलब इसका जो नेचुरल लेंथ था उससे ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि खींच रहा है। तो आप कहोगे L प्लस 20 बाई के इज इक्वल टू 16, L प्लस 20 बाई के इज इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए, इसको नंबर 2 बनाए। L निकालना है, K निकालना है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे ये दोनों इक्वेशन को। तो सॉल्विंग 2L इज इक्वल टू, जोड़ दो, L 2L माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 10 प्लस 16 26 सेंटीमीटर, और L इज 13 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चे बता चुके हैं। अच्छा, और L अगर हो गया 13 सेंटीमीटर, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिला, 13 डाल दो, इसको इधर ले लो, K मिलेगा कितना, 3 इक्वल टू 20 बाई के, और K इक्वल टू 20 बाई 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। जो लोग यूनिट नहीं लिखे हो उनको अंडा मिलेगा। 20 बाई 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और तुम लोग कर लिए, मैं खुश हुआ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहले फोटो बात करो। वो पुराना जमाना जब ने बताया था, कोई एक स्प्रिंग को एक तरफ से खींचोगे 20 न्यूटन में टेंशन होता था 20, दोनों तरफ से खींचोगे 20 न्यूटन में क्या टेंशन 0 होता था, नहीं, सेम 20 होता था। बचपन में पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं, बचपन में इस चीज को पढ़े थे। बचपन में अगर हम लोग ये चीज पढ़े थे कि ये ऐसा है, तो चलो सोचते हैं इस केस में, ये आप इसको 20 न्यूटन में खींच रहे हो, तो ये आपको क्यों रेस्ट में क्यों है, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि स्प्रिंग खींच रहा है 20 न्यूटन में, मेरा फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना। यहां पर इसको दोनों हाथ से पकड़ के खींचे, दोनों हाथ से 20 न्यूटन में हम खींचे और पकड़ के रखें, मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, फिर मेरा हाथ आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग वापस खींच रहा होगा। स्प्रिंग कितने में खींच रहा होगा, वही 20 न्यूटन। तो आप कहोगे इन ईच केस, है ना, देखो यहां पर दिया है स्प्रिंग को एक तरफ से खींचे 20 न्यूटन में, दूसरी तरफ से खींचे 20 न्यूटन में, दोनों तरफ से, दोनों ही केस में, इन ईच केस स्प्रिंग फोर्स इज सेम इज 20 न्यूटन। बताया ना टेंशन की केस में, अब मैं 20 न्यूटन में खींच रहा हूं तो आगे क्यों नहीं जा रहा है, रुक गया, क्योंकि स्प्रिंग वापस खींच रहा होगा। यहां पर भी 20 न्यूटन में खींच रहा हूं, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है,
क्योंकि ये खींच रहा होगा, इधर स्प्रिंग ऐसे खींच रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स इधर खींच रहा होगा ऐसे, और यहां पर ऐसे, दोनों ही केस में स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन। सो एलोंगेशन is same, that is 4 सेंटीमीटर in each case। हर एक केस में एलोंगेशन वही 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पहला केस में एलोंगेशन कितना हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे केस में भी 4 सेंटीमीटर होगा। नाउ सॉल्यूशन हियर, ये तो सॉल्यूशन था इसका। ये कोई ब्लॉक है, रेस्ट में है, आप इसको 2 सेंटीमीटर खींच लिए, अब ब्लॉक यहां पर आ चुका है, तो स्प्रिंग वापस खींच रहा होगा। When x is 2 सेंटीमीटर, स्प्रिंग फोर्स kx कितना है 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 न्यूटन, तो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस खींचेगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा F/m 60/10 kg 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों का सही हो गया? वाओ, काफी लोगों का सही हो गया है। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन। हियर इज ए ब्लॉक कनेक्टेड बाय 3 स्प्रिंग्स। तीनों स्प्रिंग का डाटा दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है। The block was initially at rest, ठीक है। It was pushed to left, लेफ्ट को पुश कर दिए, कितना बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और छोड़ दिए, यहां पर लाए और छोड़ दिए, वापस भागेगा, कितना एक्सीलरेशन। When block is displaced by a distance x to left, the free body diagram of block is as shown। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक को आप लेफ्ट ले आए हो, मतलब ये वाला स्प्रिंग दब गया है बाय एन अमाउंट x, तो ये वापस धकेल रहा होगा विथ ए फोर्स k1x। ये वाला स्प्रिंग लंबा हो गया है x, तो ये खींच रहा होगा विथ k2x। ये x गया तो ये भी लंबा हो गया है, तो ये भी खींच रहा होगा k3x। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज k1x k2x k3x, है ना। और कितना हो गया ये? इट इज x दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इट इज कमिंग आउट टू k1 प्लस k2 प्लस k3 होल इनटू x। वैल्यू डाले तो इट इज 10 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये सब न्यूटन पर सेंटीमीटर में दिए हुए थे, ये 2 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 90 न्यूटन। तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय मास, 90 न्यूटन बाय उसका मास था, मास कितना दिया है? 10 kg दिया है, सो इट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर को एक्सीलरेशन विल बी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। क्वेश्चन में दिया है कि द अरेंजमेंट वाज एट रेस्ट। ये जो अरेंजमेंट है ये रेस्ट में था, 3 kg 2 kg दोनों झूल रहे थे कोई एक अननोन स्प्रिंग से, और ये थ्रेड है यहाँ पे, बोला यहाँ से इसको कैंची मार दिए, काट दिए, तो क्या होगा? ये गिरेगा, और क्योंकि ये खींच के रखा था, छोड़ देंगे तो ये ऊपर भागेगा। इसका एक्सीलरेशन इसका एक्सीलरेशन का रेशियो पता करना है। 3 kg का एक्सीलरेशन हमको क्या निकालना है? निकालना है व्हाट इज रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg बाय एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। ये क्या है क्वेश्चन? ओके, एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग फोर्स क्या था? स्प्रिंग फोर्स क्या था? स्प्रिंग फोर्स
कुछ था जो इनको पकड़ के रखा था। कितना था? इसका 3G, इसका 2G। स्प्रिंग फोर्स वाज 3G plus 2G, इट वाज 50 न्यूटन। ठीक है, अब थ्रेड को काटे तो अब 3 kg का आफ्टर कटिंग एट पीक 3 kg को देखो ऊपर को खींच रहा था 50 न्यूटन का फोर्स, ये 3 kg है तो नीचे की तरफ था 3G। थ्रेड कट चुका है, इसमें कोई टेंशन है नहीं, है ना। ये 3 kg का हाल कुछ ऐसे था। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg विल बी फोर्स, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ 30, है कि नहीं। ऊपर खींच रहा था स्प्रिंग 50 में, इसका वेट है 30, बाय मास कितना है 3, सो इट इज 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg, अरे थ्रेड काट दोगे तो सीधा गिरेगा। इट इज g in the downward direction, that is 10 meter per second square. Now A3/A2 is 20/3 into 1/10 is equal to 1/10। कोई गड़बड़ हो गया क्या? मेरा कोई गड़बड़ हो गया है? ओहो, अरे कितना हो गया ये? 2/3। एक्सीलरेशन का रेशियो 2/3 है। आशुतोष पानी तो गया, फोटो उड़ाओ उसका। आंसर हो गया 2/3। यस,